Hello and welcome back. So let's discuss the part 4 of your unit 2, that is environment in early societies, hunting, gathering and nomadic societies. Your subject is BHIE 143. ये आपका सिलेबस है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। हमने 2.0, 1, 2 और 3 तक कवर कर लिया था। आज हम करेंगे 2.4 दैट इज़ नोमैडिक कम्युनिटीज़। ठीक है, इसके साथ साथ ही हमारा सिलेबस जो है चैप्टर 2 का वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नोमैडिक कम्युनिटीज़, देखो ह्यूमन सोसाइटीज़ ना हमेशा से ही डिफरेंट तरीके से जीती आई है डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज। तो दो तरीके की सेटलमेंट देखी गई हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ में। कौन सी? एक तो सेडेंटरिज्म और दूसरी है आपकी नोमैडिक लाइफस्टाइल। अब जो सेडेंटरिज्म है उसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी वे ऑफ लाइफ जहाँ पर लोग परमानेंटली एक जगह पे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं परमानेंट सेटल होके, या तो एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, या फिर ये विलेजेस या टाउन्स में रहते हैं। तो इस तरीके की सेटलमेंट को हम कहते हैं सेडेंटरिज्म। और इन कॉन्ट्रास्ट जो नोमैडिक लोग होते हैं, जो नोमैडिक पीपल होते हैं, वो लोग होते हैं जो एक जगह पे परमानेंट प्लेस पे नहीं रहते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड रिसोर्सेज। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ नोमैडिक लाइफ है, वो है आपकी नोमैडिक पेस्टोरलिज्म। सो इस स्टेज पे जो नोमैडिक ग्रुप्स होते हैं वो आपके मेनली डिपेंड किस पे करते हैं? एनिमल रियरिंग के ऊपर। एनिमल रियरिंग जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स को ये पालते हैं, जैसे कि शीप, गोट, कैटल और कैमल्स। सो जो स्कॉलर AM काज़ानोव थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था पेस्टोरल नोमैडिज्म को कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर एंटायर कम्युनिटी जो है आपकी वो हर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है फूड के लिए। हर्ड मतलब जैसे शीप का हर्ड हो गया, गोट का हर्ड हो गया, ठीक है, मतलब बहुत सारे इनका ग्रुप बेसिकली उस ग्रुप पे डिपेंडेंट रहती है, एनिमल के ग्रुप पे अपने फूड के लिए। क्योंकि जो आपके एनिमल्स हैं वो इनको मीट, मिल्क, वूल, हाइड्स और बाकी अदर नेसेसिटीज़ जो लाइफ की होती है वो प्रोवाइड करते हैं। अब जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। क्यों वो एक जगह पे सेटल नहीं रह सकते? वो इसलिए क्योंकि एनिमल्स को फ्रेश ग्रेजिंग लैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा। अब अगर एक ही जगह पे रहेंगे तो उस जगह पे वो एक ग्रेज कर करके उस लैंड को खाली कर देंगे, तो उनके पास फ्रेश फॉडर कहाँ से आएगा? तो इन सर्च ऑफ फॉडर वो लोग घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, सिंस जो लार्ज पेस्चर एरियाज रिक्वायर्ड होते हैं एनिमल्स के लिए, नोमैडिक यूजुअली जो है नोमैड्स वो आपके स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं जिसमें 4 to 5 फैमिलीज कंसिस्ट होती हैं। ये मूवमेंट रैंडम नहीं होती बल्कि एक बहुत ही प्लान्ड मूवमेंट होती है ये, और एक सीजनल पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे कि विंटर्स में जो नोमैड्स होते हैं वो आपके फॉरेस्ट और माउंटेन वैलीज़ में रहते हैं। वहाँ पर क्योंकि क्लाइमेट जो है वो माइल्डर होता है और फॉडर भी इनको इजीली अवेलेबल होता है। जब सीजन्स बदल जाते हैं तब ये माइग्रेट कर जाते हैं अदर एरियाज़ पे बेटर पेस्चर के लिए। सो इन्वायरमेंट कंडीशंस जैसे ही क्लाइमेट और अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रास, ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नोमैडिक वे ऑफ लाइफ को शेप करने में। सो हर कोई एनिमल को डोमेस्टिकेट करना ह्यूमन हिस्ट्री में ईजी नहीं था। सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट नहीं किया गया था, सिर्फ उन्हीं एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया था जिनको कंट्रोल करना इजी था और जिनका नेचर जो है वो थोड़ा सा जेंटल था। ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप हो गई ह्यूमन्स और एनिमल्स के बीच में। वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है कि दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। ह्यूमन बींग्स एनिमल्स से बेनिफिट हो रहे हैं, एनिमल्स ह्यूमन बींग्स से बेनिफिट हो रहे हैं। और वो कैसे? जो एनिमल्स हैं उनको ह्यूमन बींग्स केयर और प्रोटेक्शन देते थे, वहीं पर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको एनिमल्स मीट, मिल्क, स्किन और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो प्रोवाइड करते थे। सो जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स ने एनिमल्स की ब्रीडिंग स्टार्ट करी अपनी कैप्टिविटी में, तब इन्होंने ये समझा कि कैसे ये लोग जो आपके एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनको बेटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिल्क को, वूल को, लेदर को और हाइड्स को किस तरीके से इनको बेटर यूज़ किया जा सकता है। सो जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं, सिंस इनको ग्रासलैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ग्रेजिंग के लिए, तो ये क्या करते हैं, ये लोग घूम घूम के सुटेबल एरिया को सर्च करते हैं।
तो जिसकी वजह से एक डेवलपमेंट किस चीज़ की भी हो जाती है, एक आइडिया ऑफ टेरिटोरियल ओनरशिप की भी जो एक वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो ग्रुप्स हैं वो ग्रेजिंग लैंड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि कोई ग्रुप कहता है कि ये हमारा ग्रेजिंग लैंड है, दूसरा अपना क्लेम जमाता है उस ग्रेजिंग लैंड के ऊपर। तो इस वजह से एक टेरिटोरियल ओनरशिप का भी जो है वो डेवलपमेंट हुई थी इस टाइम पे, या फिर कह सकते हैं हो गई थी डेवलपमेंट इसकी। सो इंडिया में जो ग्रासलैंड्स हैं वो लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से जो एक्सेस होता है पैस्चर का वो सबको नहीं मिल पाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है। ठीक है, ऑफन जो पेस्टोरलिज्म है उसको हम एग्रीकल्चर के साथ ही प्रैक्टिस करते हैं, बट कुछ रीजन में जो लोग हैं उन्होंने नोमैडिक लाइफस्टाइल को अपनाया इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर। वो क्यों, वो फार्मर्स की तरह सेटल डाउन क्यों नहीं हुए? जो इस चीज़ को समझने के लिए हमें जो ग्रुप्स नोमैडिक पेस्टोरलिज्म को चूज़ करते हैं और जो सेटल एग्रीकल्चर को चूज़ करते हैं, हमें इन दोनों की वे ऑफ लिविंग और अर्निंग को बेसिकली कंपेयर करना चाहिए। जो इनकी अर्निंग है लिविंग के लिए उसको कंपेयर करना चाहिए, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये दोनों ने अलग अलग चीज़ें क्यों चूज़ करी। देखो, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट और एग्रीकल्चरलिस्ट दोनों ही लैंड और वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन जो नोमैड्स है ना ये कभी भी ऑल्टर या फिर मैनिपुलेट नहीं करते हैं नेचर को, जैसे कि फार्मर्स करते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, मिट्टी की खुदाई करते हैं, प्लो करते हैं लैंड को, इरिगेशन बिल्ड करते हैं जैसे कि कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, इन सब चीज़ों को बिल्ड करते हैं। लेकिन जो हमारे नोमैड्स हैं वो प्रकृति के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करते। ये सिंपल जाएंगे, पानी पिएंगे, सिंपल जाएंगे, आपके ग्रेन्स ले लेंगे, पर ये खुद कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, सो पेस्टोरलिज्म हम कह सकते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो फैमिलीज़ हैं ना वो अपने हर्ड्स को खुद ही मैनेज करती है। सो सीजनल चेंजेस और इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इन्होंने एक ग्रेजुअली एक क्या चीज़ क्रिएट कर दी थी, एक सेंस ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्री क्रिएट कर दी थी नोमैडिक ग्रुप्स के अमंग्स, एंड इस चीज़ का एविडेंस हमें काफ़ी रीजन्स में भी मिला है। देखो, नोमैडिक कम्युनिटीज़ हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहती हैं एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के साथ। इंस्टेड ये एक म्यूचुअल कोऑपरेशन और एक्सचेंज देखा गया है इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। सो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन रोमिला थापर ने क्या बोला है कि जो पेस्टोरलिस्ट थे वो क्या बन गए थे, एक एक्सचेंज सिस्टम का पार्ट बन गए थे, जिसमें वो फार्मर्स के साथ कनेक्टेड रहते थे। और वो कैसे रहते थे, जैसे कि नोमैड्स जो है वो खुद डायरेक्टली तो एंगेज होते नहीं थे एग्रीकल्चर लेबर में, जैसे कि क्रॉप्स को ग्रो करना और हार्ड लेबर करना। इंस्टेड ये लोग क्या करते थे, अपने एनिमल प्रोडक्ट्स को जैसे कि मीट, वूल, हाइड, इनको एक्सचेंज करते थे फूड ग्रेन्स के बदले में फार्मर्स के साथ में। सो इन एडिशन जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी उनको फार्मर्स अलाउ कर देते थे हार्वेस्टेड फील्ड्स को ग्रेस करने के लिए। इससे क्या हेल्प होती थी फार्मर्स की, जो लेफ़्ट ओवर क्रॉप सबल था वो साफ़ हो जाता था और एक नेचुरल मैन्योर भी मिल जाता था फील्ड्स को। देखो, नेचुरल मैन्योर कैसे मिलेगा, जब एनिमल्स ग्रेस करेंगे और वो अपना जो मल मूत्र त्यागेंगे तो उसकी वजह से जो नेचुरल मैन्योर है वो भी मिल जाता है आपकी फील्ड्स को। ठीक है, सो नोमैड्स जो हैं वो कभी कभार जो सेटल कम्युनिटीज़ थी उनके भी लाइफ स्टॉक को, उनके भी एनिमल्स को ग्रेस करा लाते थे। सो उसके बदले में उनको क्या मिलता था, उनके बदले में उनको एग्रीकल्चर फॉडर मिल जाता था। ठीक है, ताकि वो लोग अपने पशुओं को खिला सकें वो। सो नियोलिथिक पीरियड में नोमैडिक कम्युनिटीज़ ने इन पेनिनसुलर इंडिया हमने क्या देखा, उन्होंने बहुत ही लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल वो मेंटेन करते थे, जो कि शो करता था कि उस टाइम पे अर्ली इंडियन सोसाइटी में भी पेस्टोरलिज्म की काफ़ी इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेस्टोरल नोमैडिज्म और सेटल्ड एग्रीकल्चर के बीच में डिफरेंस की। देखो, जो पेस्टोरल नोमैडिज्म की वे ऑफ लाइफ है ना वो मोबाइल है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर वाले लोग परमानेंटली सेटल्ड रहते हैं। सो मेन एक्टिविटी क्या होती है पेस्टोरलिज्म की, इनकी होती है एनिमल्स को रियर करना और इनकी होती है क्रॉप्स को ग्रो करना। यूज़ ऑफ लैंड, ये लैंड कैसे यूज़ करते हैं, ये लैंड को ग्रेस करते हैं बिना ऑल्टरिंग करे। ठीक है, बिना लैंड से छेड़छाड़ करे, लेकिन ये लैंड को प्लो करते हैं और इरिगेट करते हैं
तो यहाँ पर ये नेचुरल रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ करते हैं। सीज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं ये, और ये मॉडरेटली डिपेंडेंट रहते हैं। ये लेबर इंटेंसिव होते हैं, ज़्यादा इनको लेबर नहीं करना पड़ता, लेकिन सेटल एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, तो ये मोर लेबर इंटेंसिव होते हैं। देन ये लोग एनिमल प्रोडक्ट्स देते हैं ग्रेन्स के बदले में, और ये क्या कहते हैं, ग्रेन्स देते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स के बदले में। देन रिलेशनशिप विद नेचर, नेचर के साथ ये बहुत ही कम इंटरफेयर करते हैं, लेकिन ये लोग नेचर के साथ ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। देन सोशल स्ट्रक्चर जो इनका है वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है, कुछ ही फैमिलीज़ जो हैं वो जो फैमिलीज़ होती हैं वो मेंटेन करती हैं, और जो एग्रीकल्चर का होता है नेचर सोशल स्ट्रक्चर वो होता है कम्युनिटी बेस्ड। सो फिर आ जाते हैं कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। देखो जो नोमैड्स और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ रहते थे, तो उसकी वजह से जब ये क्लोज कॉन्टैक्ट में आते थे, ठीक है, तो एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता था, टूल्स होता था और कल्चरल प्रैक्टिसेस होता था। तो भट्टाचार्य के अकॉर्डिंग जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिले हैं, जैसे कि कैटल पेन्स और ऐश माउंट्स, ठीक है, उनकी वजह से हमें ये देखा गया है कि लार्ज हर्ड्स वर केप्ट इन सर्कुलर मूवमेंट्स, कि बहुत ज़्यादा हर्ड्स जो हैं, ठीक है, जो कैटल्स के ग्रुप हैं उनको सर्कुलर एनक्लोजर में रखा गया है। ऐश माउंट जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज ये इंडिकेट करते हैं कि ग्रेजिंग साइट का रिपीटेड यूज़ हुआ था, जो कि फिर ऑफन लिंक होता है एनिमल डंग के किससे, बर्निंग से, और एनिमल वेस्ट के बर्निंग से, ठीक है। ये क्या सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है पेस्टोरल नोमैड्स इस आइडिया को कि जो पेस्टोरल नोमैड्स थे वो रेगुलर और ऑर्गेनाइज्ड माइग्रेशन रूट्स को फॉलो करते थे, ना कि कोई रैंडम मूवमेंट। रोल ऑफ माइग्रेशन इन कल्चरल डेवलपमेंट। सो जो पीरियोडिक और सीजनल माइग्रेशंस थी ना, वो नोमैडिक ग्रुप्स को कांटेक्ट में लेके आती थी सेटल सोसाइटीज़ के, और वो इन सेटल सोसाइटीज़ के पास ज़्यादा एडवांस्ड मटेरियल और क्राफ्ट कल्चर होता था। अब जो सेटल कम्युनिटीज़ थी ये अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे कि पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स और मेटल ऑब्जेक्ट्स, ये सब जो है वो प्रोड्यूस करती थी। सो जब इंटरेक्शन और एक्सचेंज होता था आपस में, जो आपके सेटल कम्युनिटीज़ हैं और पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं, जब उनके बीच में इंटरेक्शन और एक्सचेंज होता था, तो ये लोग क्राफ्ट्स का मटेरियल किसको दे देते थे, आपके पेस्टोरल कम्युनिटीज़ को। जब ये क्राफ्ट मटेरियल जैसे कि पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स इनको देते थे, जब वो लोग आगे आगे जो है पशुओं को चराने जाते थे, कभी किसी प्लेस पे कभी किसी प्लेस पे, तो वहाँ पर भी वो लोग पॉटरी वगैरह देते थे, ठीक है। इस तरीके से जो ये कह सकते हैं क्राफ्ट जो है बियॉन्ड सेटलमेंट जो है, वो प्रोडक्ट्स जो हैं क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स बियॉन्ड सेटलमेंट भी स्प्रेड हुए, ठीक है। फिर इसने क्या कंट्रीब्यूट करा, एक ब्रॉडर डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करा ह्यूमन सिविलाइजेशन की। तो ये क्या शो करती है कि जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी वो आइसोलेटेड नहीं थी या फिर बैकवर्ड नहीं थी, ये एक एक्टिव रोल प्ले करती थी कल्चर को और टेक्नोलॉजी को ट्रांसमिट करने में अक्रॉस द रीजन्स। फिर आगे आ जाओ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और नोमैडिक कम्युनिटीज़। देखो जो फैमिली थी ना, वो नोमैडिक सोसाइटी की एक बेसिक यूनिट थी। मल्टीपल फैमिलीज़ जो है वो कनेक्टेड रहती थी किनशिप और लीनियज के द्वारा, जो कि फिर लार्जर सोशल ग्रुप्स को बनाती थी। जो डिसीजंस होते थे मूवमेंट के रिगार्डिंग, ग्रेजिंग के रिगार्डिंग और रिसोर्स यूज़ के रिगार्डिंग, कि कब मूवमेंट करनी है, कैसे कहाँ जाना है, कहाँ ग्रेज करना है, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, तो वो चीज़ जो है वो किसके द्वारा गाइडेड होती थी, वो गाइडेड होती थी ब्लड रिलेशन और क्लैन टाइज के थ्रू, ठीक है। जो भी उनके ब्लड रिलेशन में होगा या फिर क्लैन में होगा, उनके थ्रू ये चीज़ डिसाइडेड होती थी, जो कि इंश्योर करती थी कि एक अच्छी कोऑपरेशन हो रही है और ये हार्श इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। भले ही ये जो किनशिप थी वो यूनिटी मेंटेन करने में हेल्प करती थी, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे अराइज हो जाते थे इनके बीच में, नोमैडिक कम्युनिटीज़ के बीच में। अब ये डिस्प्यूट्स अराइज क्यों होते थे, वो इसलिए होते थे पैस्चर मैनेजमेंट के ऊपर, जैसे कि कब पैस्चर को यूज़ करना है, कितने लंबे समय तक ग्रेज कराना है, ठीक है, किसका सीजनल राइट है स्पेसिफिक एरियाज़ पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन लड़ाई का कारण बनती थी, और ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है
कि उनके बीच में कस्टमरी रूल्स और इनफॉर्मल गवर्नेंस की भी डेवलपमेंट हो गई थी नोमैडिक ग्रुप्स के बीच में। सो को एग्जिस्टेंस विद एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, सो ये हमने कर लिया है कि नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट पीसफुल को एग्जिस्टेंस में रहते थे फार्मर्स के साथ में। कभी किसी किसी केस में ये लोग सीजनल एग्रीकल्चर को भी प्रैक्टिस करते थे, जहाँ पर ये लोग क्रॉप्स को ग्रो करते थे जब कंडीशंस इनको अलाउ करती थी, और वापस से पेस्टोरलिज्म पे रिटर्न कर जाते थे जब इनको लगता था कि अब कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो ये क्या शो करता था कि एक बाउंड्री जो है बिटवीन नोमैडिक और सेटल लाइफ वो फ्लेक्सिबल थी, रिजिड नहीं थी। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एनालाइज द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नोमैडिक पेस्टोरल कम्युनिटीज़ एंड सेटल एग्रीकल्चर सोसाइटीज़। देखो, जो नोमैडिक पेस्टोरल कम्युनिटीज़ थी ना और सेटल एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ थी, ये एक अपने बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखती थी, जो कि किसके द्वारा होता था, जो इंटरेक्शन करते थे, एक्सचेंज करते थे, और ये एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करते थे कॉन्फ्लिक्ट करने की बजाय। सो कल्चरल एक्सचेंज देखा गया है इनके बीच में, जो कि डिफरेंट मोड ऑफ सब्सटेनेंस को प्रैक्टिस करते थे। मतलब इनके जो है जीने का तरीका, इनके गुजारे का तरीका सब दोनों का अलग था, बट एक क्या देखा गया, एक कल्चरल एक्सचेंज देखा गया दोनों के बीच में। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जैसे कि कैटल पेन्स, ऐश माउंट्स, ये इंडिकेट करते हैं कि जो पेस्टोरल एक्टिविटीज़ थी वो एक ऑर्गेनाइज थी, जो कि लार्ज हर्ड्स को और पीरियोडिक माइग्रेशंस को इन्वॉल्व करती थी। भट्टाचार्य ने 1989 में बोला था। सीजनल माइग्रेशन जो है वो नोमैडिक ग्रुप्स को सेटल्ड लोगों के साथ कांटेक्ट में लेके आती थी, और ये जो सेटल्ड लोग थे, ये लोग जो हैं एडवांस कल्चर और मटेरियल कल्चर इनका एडवांस होता था, क्राफ्ट और मटेरियल कल्चर। सो ये जो इंटरेक्शन थी, तो इससे क्या होता था, जो प्रोडक्ट्स होते थे क्राफ्टमैन के द्वारा बनाए गए जैसे कि पॉटरी और टूल्स, वो सर्कुलेट हो जाते थे बियॉन्ड एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स, जो फिर कंट्रीब्यूट करता था मटेरियल कल्चर के स्प्रेड को अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन में। ठीक है, ये सब आप लिख लेना, नीचे से एक बार देख लेना। फिर अगर आपको यहाँ पर टेबल बनानी है तो आप टेबल बना सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे आ जाओ, कल्चरल एक्सचेंज। सो जो इंटरेक्शन होती थी नोमैड्स और फार्मर्स के बीच में, वो उससे क्या होता था, एक डिफ्यूजन होता था क्राफ्ट और कल्चर का। क्राफ्टमैन अलग अलग चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करते थे, और ये जो क्राफ्टमैन के प्रोडक्ट्स थे वो माइग्रेशन रूट्स के थ्रू, जो माइग्रेशन करते थे पेस्टोरल कम्युनिटीज़, उसके थ्रू इनके प्रोडक्ट्स भी स्प्रेड होते थे। कैटल पेन्स क्या होते हैं, लार्ज स्केल हर्ड मैनेजमेंट, और ऐश माउंट क्या होता है, रिपीटेड यूज़ ऑफ ग्रेजिंग साइट्स एंड डंग बर्निंग। एविडेंस जो है वो क्या सपोर्ट करते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड पेस्टोरल लाइफ होती थी, एक रैंडम मूवमेंट नहीं ये सिर्फ। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर में जो फैमिली होती थी वो बेसिक यूनिट होती थी, किनशिप और लीनिएज जो है कम्युनिटी बॉन्ड्स को फॉर्म करते थे, डिसीजंस जो हैं वो गाइडेड होते थे कस्टमरी प्रैक्टिसेस के द्वारा। कॉन्फ्लिक्ट और टेरिटरी में आप लिख के आओगे, डिस्प्यूट्स जो होते थे वो पैस्चर यूज़ के ऊपर होते थे और सीजनल ग्रेजिंग राइट्स के ऊपर होते थे। ये शो क्या कर जाता, अर्ली नोशंस ऑफ टेरिटरी एंड कंट्रोल। रिलेशनशिप बता दोगे कि एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के साथ कैसे रहते थे, ये सब एक मतलब क्या कहते हैं आपका शॉर्ट में है। आगे आ जाओ। नोमैड्स जो थे ना वो एजेंट्स से कल्चरल ट्रांसमिशन के, आर्कियोलॉजी कंफर्म करती है कि एक सिस्टमैटिक पेस्टोरलिज्म होता था। किनशिप जो है वो रेगुलेट करती है सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को। कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिसोर्सेज पे सेंटर्ड थे, ना कि आइडियोलॉजी पे। और अर्ली इकोनॉमी वो इंटरलिंक्ड थी और फ्लेक्सिबल थी। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं कोशिश करूँगी कि एक ब्रीफ में इस चैप्टर में जो जो था वो लेके आऊँ 1 घंटे की वीडियो में, ताकि अगर जिसको डीप में पढ़ना है वो डीप में पढ़ लेना, और जिसको वो देखनी है वीडियो वो देख लेना। ठीक है, या तो मैं हर चैप्टर के एंड में लेके आऊँगी, या फिर मैं ऐसा करूँगी कि उसको मैं बिल्कुल लास्ट में आपको एक बार ब्रीफ रिवीजन दे दूँगी इसका, हर चीज़ का। ठीक है, टिल देन टेक केयर।